हेलो, वेलकम टू पीसीएम ग्रुप। और आज हम फिर से पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करने जा रहे हैं, लेकिन मैं इसे दूसरे मेथड से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब जो प्रकार हैं, ये प्रकार नहीं है सेंटेंस के, ये हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब पार्ट जो है कितने होते हैं सेंटेंस के, प्रकार तो दूसरी चीज हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसको हम जूम करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है और पहला ये चैप्टर है हमारा। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। मतलब ये आप लोग को पता हो, जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, और जिसमें से 5 आपके क्या होते हैं, वॉवेल। वॉवेल मतलब AEIOU, और इनके बगैर कोई वर्ड बन नहीं सकता है। जैसे लेटर्स ही आप देख लीजिए, ये लेटर्स लिखा हुआ, ठीक है। एक मिनट, ये मान लीजिए लेटर्स लिखा हुआ, तो लेटर्स में देखिए इन पांचों वर्ड लेटर से, इन पांचों अक्षर से कोई एक अक्षर आया जरूर होगा। जैसे LETTERS, तो ई देखिए 2 बार यहाँ पे आया। और यहाँ पार्ट ऑफ सेंटेंस में अगर आप देखें तो ए, ठीक है, और ओ, यहाँ पे ई और ई 3 बार ही आया। तो मतलब कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसके अंदर ये 5 लेटर्स ना हो। बहुत ही 0.1% ऐसा कोई होगा, 0.1%, मतलब बहुत कम, ना के बराबर ऐसे होते हैं वर्ड जो आपको रेयर केस में मिल जाएंगे बहस करने के तौर पर, बाकी हैं नहीं। तो ये बाकी हो गया कॉन्सोनेंट। अब हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं इस प्रकार। वॉवेल की व्याख्या 5, और वही 5 हो गई, और बाकी कॉन्सोनेंट 21 हो गए। 26 थे, 5 हो गए कॉन्सोनेंट, तो बचे 21। वर्ड, अब वर्ड क्या चीज है, वर्ड लेटर्स का ग्रुप एक होता है। लिखा हुआ है लेटर्स का वो सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ देता हो, मतलब वो सार्थक समूह। अब यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है CAT, तो ये लिखा हुआ कैट, ठीक है, तो हमें समझ में भी आ रहा है कैट। अगर हम इसको लिख दें ATC, तो इसका क्या मतलब होगा, कुछ नहीं, मतलब ये सार्थक नहीं है। मतलब ये एक लाइन में होना चाहिए, और ये कह सकते हैं कि एक सुडौल तरीका इसका होना चाहिए, सही तरीके से, सही जो है क्रम से रखा होना चाहिए, तब जाके ये हमें समझ में आएगा कि लिखा क्या है। तो वर्ड तो होना, लेटर्स तो होना जरूरी है, लेकिन लेटर्स का सही समूह हमें बताता है कि वर्ड का मतलब क्या होता है। वर्ड तभी हमें समझ में आएगा जब हमारा लेटर जो है तो सही नंबर में रखा होगा, सही क्रम में रखा होगा। तो यहाँ पे लेटर्स मिल जाता है, जैसे कैट, टेबल, चेयर, एटसेट्रा। फिर आता है सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस वाक्य, मतलब वाक्य, शब्दों का वह समूह जिसमें पूर्ण भाव प्रकट होता है। मतलब इसमें भी यही कह रहे हैं कि शब्दों का वो समूह, मतलब वो ग्रुप, वर्ड्स का वो ग्रुप जो हमें जो है किसी मतलब को समझाता है, या जो सेंटेंस हमें समझ में आता है सही से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। मतलब जो ग्रुप होता है वर्ड का वो सही क्रम में रखा हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब वही हुआ कि शब्दों का वह समूह जो हमें सार्थक जो है तरीके से हमें पूर्ण भाव प्रकट करता है, पूर्ण भाव प्रकट करता है, उसी को सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट लिखा हुआ, अगर ये सही क्रम में ना हो तो हमें समझ ही में नहीं आएगा। जैसे हम लिखते हैं ईस्ट, फिर लिख दें द सन राइजेज। तो जो समझदार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वो तो समझ में उसके आ जाएगा, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन एक अगर शुरुआती पढ़ने वाला हो तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ईस्ट द सनराइजेस ये क्या चीज है। मतलब इसका सही क्रम जो है वो द सनराइजेस इन द ईस्ट, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हर जगह, मतलब हर चीज एक सही क्रम में होना चाहिए, तभी हमें जो है सेंटेंस समझ में आता है।
सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। और इज ही अ गुड मैन, क्या वो एक अच्छा आदमी है, मुझे तो नहीं पता। कम सून, जल्दी आना। तो ये सब सही ऑर्डर में रखे हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए थे वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ उपयुक्त सभी शब्दों के सार्थक समूह अर्थपूर्ण भाव प्रकट करते हैं, अतः ऐसे शब्दों को समूह वाक्य सेंटेंस, शब्दों का समूह वाक्य सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं। मतलब यह शब्दों का सही समूह कह लीजिए या कह लीजिए कि आप ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस तभी बनेगा जब शब्दों का सही समूह होगा। तो अब आगे देख लेते हैं क्या है हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट ऑफ सेंटेंस। वहां पे कुछ चीजें आपको समझाई गई थी, यहाँ पे अब समझा रहे हैं कि वाकई में पार्ट ऑफ सेंटेंस होता क्या है। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस वाक्य के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता सब्जेक्ट, एक होता प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता या डूअर, डूअर करने वाला, मतलब करता या करने वाला। तो ये हमारा है डूअर, या हम कह लें इसको कर्ता। तो ये जब व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। प्रेडिकेट विधेय, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहते हैं, यह मतलब जो है जिसके बारे में हमने कुछ कहा, जो बात हम कहते हैं उसको कहते हैं प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ राम रीड्स अ बुक। तो राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि राम क्या है, सब्जेक्ट। राम रीड्स अ बुक, काम वो क्या करता है कि वो किताब पढ़ रहा, उसके बाद बारे में ये प्रेडिकेट लिखा हुआ। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे सी जो है वो सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्रेडिकेट। तो जो बाद में बात कही होती सब्जेक्ट के बारे में कही जाएगी, पहले तो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम लेंगे तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और जो बात करेंगे वो हो जाएगा प्रेडिकेट। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि क्या होता सब्जेक्ट प्रेडिकेट। प्रथम वाक्य में राम तथा दूसरे वाक्य में शी कर्ता सब्जेक्ट तथा रीड अ बुक सिंग अ सॉन्ग विद ए प्रेडिकेट है। तो ये तो बात हो जाती है, ये हम लोग किताब से तो पढ़ ही रहे हैं, इतना डीपली पढ़ना जरूरी भी नहीं। तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, अब जो है, अब क्या पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस में एक आता सब्जेक्ट, एक आता प्रेडिकेट, उसको हमने देख लिया। अब आता है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। एक हो गया ये क्वालिफायर, और ये क्या हो गया, क्वालिफायर, ये एक पार्ट है सब्जेक्ट का। और ये एक होता है मेन वर्ड, मेन वर्ड या हेड वर्ड। हेड वर्ड कह सकते हैं मुख्य, या मेन वर्ड जो मेन होता है, ठीक है। और उसके बाद अब क्वालिफायर में आए तो डिटरमाइनर भी होता है कुछ, जो आप लोग समझेंगे। मतलब कुछ हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आपको भी नहीं पता है, बाद में आपको पता चलेगा कि ये होता क्या, इस वजह से मैंने कुछ कहा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये सब क्वालिफायर के अंदर आते हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट पेज पे क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज है। तो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में वर्ब आता, ऑब्जेक्ट आता, कॉम्प्लीमेंट आता है। इसको बस ऐसे रहने दीजिए, आगे हम इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो फिर आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए उसको हम जूम करके थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट पार्ट को समझने के लिए निम्नलिखित टेबल्स को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलो ये हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या बताया सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट इसमें देखिए कुछ सेंटेंस आपको दिए हुए हैं टेबल 1 में। तो किशन प्लेज, किशन खेलता है, तो किशन क्या है, सब्जेक्ट, और प्लेज क्या है, प्रेडिकेट। नेहा वीप्स, नेहा रोती है, तो रोती है तो नेहा क्या होगा, सब्जेक्ट, और वीप्स हो गया प्रेडिकेट। अब नेहा क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है, और क्या कर रही है, वो रो रही है, तो उसका प्रेडिकेट हो गया, उसके बारे में जो बात हो रही है। अब ही क्या है, तो ही, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही प्लेड, उसने खेला,
ही प्लेड उसने खेला, शी वेप्ट वो रोई। अब ही क्या है यहाँ पे, ही एक सब्जेक्ट है और प्लेड प्रेडिकेट है। शी वेप्ट वो रोई। इसी तरीके से स्मोकिंग इज इंजीरियस, टू वॉक इज यूजफुल। तो इस कैटेगरी में नेहा और वो बताने सब्जेक्ट है और ये नाउन है, तो नाउन है ये। और बाद में ही शी जो है वो है प्रोनाउन, और स्मोकिंग सब्जेक्ट है लेकिन जिरेंड है। अब जिरेंड क्या होता है तो वो अभी हम आगे पता चल जाएगा कि क्या होता है, वो हम आगे अभी समझा रहे हैं। और टू वॉक सब्जेक्ट इन्फिनिटिव है तो ये सब्जेक्ट लेकिन इन्फिनिटिव है। अब टेबल 1 से मतलब टेबल 1 से ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग होता है, मतलब ज्यादा नहीं शब्द होते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर सिर्फ एक ही होगा। इन्हें हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। जब मेन या हेड, जो हेड होता है स्कूल का होता है वो एक होता है, दो नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी सब्जेक्ट एक होगा। अभी टेबल जो है दूसरी हमें दी है सब्जेक्ट को समझने के लिए। एक अन्य रिमार्केबल अन्य भी टेबल देखिए, तो इसमें क्या दिया हुआ, डॉग्स बार्क्स, ये वही सब चीजें कुछ दी हुई हैं कि कुत्ते भौंकते हैं। शी लेबर हार्ड, वो मेहनत से काम करता है, वो करती है। द पुअर आर सैड, जो पुअर हैं वो दुखी हैं। अब वहां पे वो सब चीजें बता रहे हैं, जैसे पुअर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। स्मोकिंग, अब ये ज्यादा हम गहराई में अभी नहीं जा रहे हैं, थोड़ा आपको वो ऐसे ही बता दें फिर आगे समझ में आने लगेगा। स्मोकिंग इज बैड हैबिट, जो पीना है, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना, वो बैड हैबिट गंदी आदत है। टू एयर इज ह्यूमन, आदमी जो है वो गलती की कठपुतली है। कठपुतली मतलब वो गलती करेगा ही, इनका मतलब ये है। टू फाइंड अ फॉल्ट इज इजी, मतलब कह रहे हैं कि कोई गलती ढूंढना आसान है, गलती ढूंढना तो आसान है। अब आप जो है जैसे कोई कुछ कर लेता है तो कहते हैं मैथ आसान है या फिर इंग्लिश आसान है। इंग्लिश है आसान, लेकिन आसान तब है जब आप उसको सीखेंगे, तो इतना आसान नहीं है, जब उसको आप करेंगे तभी वो आपको आसान लगेगा। इस तरीके से तो फॉल्ट, किसी की गलती निकालना तो आसान है। अगले पेज पे चलते हैं, तो तीसरी टेबल ये हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफायर, हेडवर्ड और प्रेडिकेट। तो आ यहाँ पे क्या है, आ जो है क्वालिफायर हो गया। अ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है, तो आ यहाँ पे क्वालिफायर है। फिर है हेडवर्ड मतलब बॉय, और रन्स प्रेडिकेट है। दैट मैन लाफ्स, वो आदमी हंसता है। फ्यू गर्ल्स डांस्ड, मैनी बॉयज प्लेड, बहुत लड़के खेलते हैं, खेले, बहुत लड़के खेलते थे या खेले। फ्यू गर्ल्स डांस, कुछ लड़कियों ने डांस किया था या किया। अब टेबल 3 के बारे में ये क्या बता रहे हैं कि एक क्वालिफायर तथा दूसरा हेडवर्ड। इस दशा में हेडवर्ड में नाउन आता है। अगर क्वालिफायर आएगा तो उसके बाद जो है वो जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन आएगा। ए, दैट, फ्यू तथा मैनी सभी क्वालिफायर हैं जो हेडवर्ड के ठीक पहले प्रयोग किए जाते हैं। जो ये चीज होते हैं ए, दैट, फ्यू और यहाँ पे मैनी, ये सब चीजें जो हैं वो हमेशा क्वालिफायर होते हैं और हेडवर्ड से पहले आते हैं। हेडवर्ड सदैव नाउन या प्रोनाउन होता है। हेडवर्ड जो होता है वो हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, मतलब ही, शी, इट आएगा या किसी का नाम होगा। लड़का या लड़की, आदमी या औरत, या नाम किसी का रमेश, सुरेश, ये सब सब्जेक्ट हैं, मतलब सब्जेक्ट हैं और नाउन हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब है प्रोनाउन। अब टेबल नंबर 4 पे हमें क्वालिफायर की जगह पे अब और भी एक चीज आ गई, वो डिटरमाइनर है। अब डिटरमाइनर क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, एक अंधा आदमी चलता है या टहलता है। द ब्यूटीफुल गर्ल्स डांस, एक जो है खूबसूरत लड़की वो नाचती है। द ओल्ड लेडी क्राइड, एक बूढ़ी औरत रोती है या चिल्लाई, रोई।
ये कह सकते हैं कि द ओल्ड लेडी क्राइड, एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। दीज प्रिटी बेबीज प्ले। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो ए है, फिर उसके बाद डिटरमाइनर है, फिर क्वालिफायर आएगा, फिर हेडवर्ड आएगा, फिर उसके बाद प्रेडिकेट। तो यही इन्होंने बताया है कि टेबल फॉर डिटरमाइनर और क्वालिफायर मुख्य शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। मतलब आप अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आपको डिटरमाइनर या क्वालिफायर वो आपको अपने हिसाब से लाना है। मतलब इसमें तो दिया गया वो आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट में कुछ ऐड करना है तो वो या तो क्वालिफायर होगा या डिटरमाइनर होगा। तो यहाँ पे डिटरमाइनर अब हो गया ए और क्वालिफायर जो है वो ब्लाइंड हो गया। अब यानी नीचे जो बता रहे हैं कि जब हेड वर्ड से पहले एक शब्द हो तो उसे क्वालिफायर कहेंगे। ये हेड वर्ड है, इससे पहले अगर एक शब्द हो कोई भी, तो उसको क्या कहेंगे हम? क्वालिफायर कहेंगे। और वो क्वालिफायर कहेंगे। और जब दो हों, और अगर दो होंगे वर्ड, जैसे कि हेड वर्ड ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये हेड वर्ड है और ये क्या हो गया? क्वालिफायर, और ये हो गया डिटरमाइनर। तो दो वर्ड हैं, तो जब दो वर्ड होगा तो जो क्वालिफायर होगा, मतलब ये वाला वर्ड, ये जो क्वालिफायर होगा वो होगा एडजेक्टिव। वो हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव। जैसे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब किसी का गुण या दोष बता रहा है, तो गुण और दोष जो बताता है वो होता है एडजेक्टिव। और द यहाँ पे हो गया डिटरमाइनर। इसी तरीके से और भी जो एग्जाम्पल है सेम वही चीज फॉलो कर रहे हैं। और जब दो शब्द होंगे तो एडजेक्टिव शब्द को क्वालिफायर कहेंगे। जब दो शब्द होंगे तो एडजेक्टिव जो वर्ड होगा उसको क्वालिफायर कहेंगे, तथा एडजेक्टिव के पहले वाले वर्ड को डिटरमाइनर कहेंगे। यही आपका नोट कह रहा है। ए, द तथा दीज डिटरमाइनर हैं, ब्लाइंड ब्यूटीफुल ओल्ड प्रेटी एडजेक्टिव हैं, और मैन गर्ल्स लेडी बेबीज हेडवर्ड हैं। ये सब हेडवर्ड हैं। मतलब आपको समझना है। बुक से आप पढ़ते तो थोड़ा जो है समझने में आपको दिक्कत होती। अब हम आपके सामने बुक भी ला दे रहे हैं, तो आपको अगर बाद में दिक्कत भी हुई तो आप बुक में देख के याद कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कह क्या रहे थे। और इसको सिर्फ समझना है, रटेंगे तो आप कभी समझ में ग्रामर नहीं आएगी, कि सिर्फ समझने से आएगी। वो तब 7th 8th क्लास या 5th क्लास तक हम लोग रटते हैं, फिर नहीं रटने वाला काम रह ही नहीं जाता है, हम लोग को समझना होता है। हाँ, कुछ चीजें हैं प्रोज पोएट्री, इसमें आपको समझना भी। अगर आपको इंग्लिश ये आ जाएगी तो वहां पे हम हिंदी समझ के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके और उसका जो है एक पूरा हम अपना आंसर लिख सकते हैं। लॉन्ग हो शॉर्ट हो सब इजी हो जाएगा, लेकिन आपको ग्रामर आनी चाहिए। अब हमारी टेबल 5 है, तो टेबल 5 में हमें क्या मिल रहा है? डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज ये ऐड हो गया। अब ये क्या होता है? ये और एक्सप्लेन करता है सब्जेक्ट के बारे में। और ये समझ में आ गया सब चीजें, तो आप रीऑर्डरिंग जो सेंटेंस के जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक दो सेंटेंस जो भी आते हैं वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, और 100% वो आते ही हैं, वो जरूर आते हैं। तो आपको ये तैयारी करना होगा। फिर आगे ये जब आप समझ जाएंगे तो रीऑर्डरिंग आ जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ये क्या है? द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। इज वाइज, तो द ओल्ड लेडी जो बूढ़ी औरत है रूम में वो बुद्धिमान है। हिज एल्डर ब्रदर इन कलकत्ता इज अ प्रोफेसर। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि उसका जो बड़ा भाई है वो कलकत्ता में जो है वो प्रोफेसर है। उसका बड़ा भाई कलकत्ता में, उसका बड़ा भाई जो कलकत्ता में है प्रोफेसर है, ये कह रहे हैं। और द ओल्ड लेडी, तो यहाँ पे देखिए ये डिटरमाइनर हो गया, जैसे कि ऊपर वाली हमने टेबल में पढ़ा था। और द ओल्ड क्या हो गया? ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और यह क्वालिफायर, क्वालिफायर के अंदर ये एडजेक्टिव आया। फिर लेडी क्या है? हेडवर्ड, और वो नाउन होगा। ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? तो यहाँ पे ये नाउन हो गया। इन द रूम, इन द रूम इज वाइज, वो बुद्धिमान है। हिज एल्डर ब्रदर, अब यहाँ पे हिज आ गया, ठीक है, ये हो गया डिटरमाइनर।
और यहाँ पे ये हेडवर्ड, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज, और एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट के बारे में ही बहुत कुछ कहता है। अ ब्लैक बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, एक चिड़िया पेड़ में बैठी है, पेड़ में नहीं कह सकते, पेड़ पर। दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द वेस विदर्ड, वो खूबसूरत फूल जो वेस में हैं, वेस मतलब जो मान लीजिए आपको फूल होता है, फूल जिसके अंदर रखे जाते हैं उसको वेस बोलते हैं। वो गमला आप नहीं कह सकते, लेकिन गमले की तरीके से होते हैं, वो पतले होते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग पुराने बच्चों में से नहीं हैं, मतलब बूढ़े में से नहीं, जो आप नहीं जानेंगे। वेस आजकल बहुत आम हो गया है। आप लोग जो है वो जो होती है आपकी गिफ्ट की दुकान, उस पर बहुत आपको दिख जाएंगे फूल, उसके अंदर रखे होते हैं। और हम आपको दिखा भी देंगे, इस पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा वेस क्या होता है, अगर मुझे याद रहा। विदर्ड, मुरझा गए हैं। माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई इज एन एक्टर, मेरा बड़ा भाई जो मुंबई में है वो एक एक्टर है। अब जो ये टेबल है उसके नीचे हमने इसको दूसरा पेज इस वजह दिखा दिया क्योंकि वो आपको पलटना पड़ता तो आपको समझ में नहीं आता। तो ये लिखा हुआ उपयुक्त टेबल 5 में हेड वर्ड की व्याख्या करने के लिए डिटरमाइनर, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिवल फ्रेज का उचित प्रयोग हुआ है। एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हेड वर्ड के बाद होता है। ये कह रहे हैं कि जो डिटरमाइनर होगा, क्वालिफायर, वो हेड वर्ड से पहले आएगा और उसके बाद आएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। लेकिन ये बात किसके लिए करेंगे, किसको समझाएंगे? सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो हमें बताते हैं वो एडजेक्टिवल फ्रेज, क्वालिफायर, डिटरमाइनर। लेकिन डिटरमाइनर और क्वालिफायर तो आता है हेडवर्ड से पहले, लेकिन ये आएगा एडजेक्टिवल फ्रेज हेडवर्ड के बाद। तो ये चीजें बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी, लेडी के बाद ये इन द रूम इन कोलकाता है, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। इन उपयुक्त टेबल का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित रूप से स्पष्ट है। तो इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, इसमें और आपको समझ में आ जाए। सब्जेक्ट एक होने की स्थिति में हेड वर्ड नाउन, प्रोनाउन, जिरेंड या इन्फिनेटिव हो सकता है। सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर सब्जेक्ट सदैव नाउन होगा। अगर सब्जेक्ट की व्याख्या की जा रही है कुछ, तो वो नाउन ही होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा होने पर यह सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा और इसे क्वालिफायर कहेंगे। अगर एक सब्जेक्ट होगा, एक जो है सब्जेक्ट के पहले एक वर्ड होगा तो उसको क्वालिफायर हमेशा कहेंगे। लेकिन सब्जेक्ट के पूर्व अगर दो शब्द होंगे तो उनको हम कहेंगे डिटरमाइनर पहले वाले को, फिर क्वालिफायर कहेंगे दूसरे वाले को। यही वो बता रहा चौथा पॉइंट। सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए यदि एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हो तो इसे सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे। मतलब अगर जरूरत पड़ी कि हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में और भी कुछ बताना है तो हम एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करेंगे, वो भी हेड वर्ड के बाद। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको यही जो है तरीका अपनाना है। यही पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको बताता है कि सही क्रम में आप वर्ड को रखिए, और वही चीज हम पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं क्या है। तो ये हमने टेबल ऊपर वाली पढ़ ली है, टेबल पढ़ ली है, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा वो आप देख लीजिए। नियम इन्होंने बताए, नियम, ठीक है, नियम बता रहे हैं। डिटरमाइनर और क्वालिफायर का प्रयोग सब्जेक्ट हेडवर्ड से पहले और एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट हेडवर्ड के बाद आता है। इतनी देर से जो हम बता रहे थे वही ये आपको नोट में बता रहे हैं। तो और उसका इन्होंने एक जो एक्स्ट्रा कर दिया इन्होंने, तो वो आपको खाली ये बता रहे हैं कि इसके का जो फॉर्मूला है सेंटेंस का वो है डिटरमाइनर पहले आएगा, ठीक है, फिर बाद में एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद आपका आएगा नाउन, ठीक, फिर नाउन के बाद आपका आ जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, मतलब एडजेक्टिव के साथ जो फ्रेज होगा, फिर आपका प्रेडिकेट आ जाएगा। तो इतनी चीजें आपकी आएंगी इसमें, ये जो फॉर्मूला आपको बता रहा। अब ये
कुछ नोट स्पेशल इन्होंने दिए हैं, अब देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। यहाँ ये भी ध्यान देना है कि जिरंड, जो जिरंड, अब देखिए जिरंड की बात आई जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं जिरंड की, वो अब आई कि वर्ब प्लस आईएनजी अगर लगा हो, वर्ब में आईएनजी लग जाए और वो शुरुआत में यूज किया जाए तो वो एक जिरंड जो है सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। इन्फिनेटिव में वर्ब से पहले टू का यूज हो जाएगा तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा और वो भी सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो जाता है। तो उसके हम एग्जाम्पल अभी नीचे देखेंगे के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। कभी कभी इनकी व्याख्या के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग होता है, ये शब्द इनके ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर जो बता रहे थे वो, से वॉकिंग, अब वॉक था, वॉक तो एक वर्ब है, अब ये शुरुआत में आ गया आईएनजी लग गया तो ये हो गया हेड वर्ड, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। अगर ये शुरुआत में आएगा तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, बस इतना, हेड वर्ड आप कह सकते हैं, हेड वर्ड होता है। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, सुबह जो है टहलना वो लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। ठीक। स्विमिंग इन द रिवर इज गुड एक्सरसाइज, नदी में तैरना, या नदी में नहीं, स्विमिंग इन द रिवर, रिवर में जरूरी नहीं आप स्विमिंग करिए, तो स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब नदी कौन ढूंढेगा और कौन एक्सरसाइज करेगा। टू ओबे अवर टीचर इज अवर ड्यूटी, अपने टीचर का आदर करना हमारा जो है एक फर्ज बनता है, ये बता रहे हैं। टू गेट गुड मार्क्स इज माई एम, अच्छे मार्क हासिल करना, अच्छे नंबर्स हासिल करना मेरा लक्ष्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू यहाँ पे जो आया है ये क्या है, इन्फिनेटिव हो गया, ये हो गया इन्फिनेटिव, टू आ गया तो इन्फिनेटिव ये हो गया, इसको कहते हैं। और वॉकिंग आईएनजी लग गया वर्ब के फॉर्म में तो ये क्या हो गया, ये हो गया हेडवर्ड, मतलब जिरंड, जिरंड वाला हेडवर्ड। और टू यहाँ पे लगा, ओबेइंग भी तो हम कह सकते थे, गेटिंग, गेटिंग भी कह सकते थे, लेकिन मतलब वो यूज यहाँ पे नहीं होता, लेकिन वो अगर कर देते तो ये जिरंड हो जाता। और अगर हम इसको टू वॉक कर देते तो वो भी एक सही सेंटेंस था और वो भी हो सकता था, लेकिन आईएनजी लगा दिया तो ये जिरंड कहलाएंगे और टू लगा दिया तो इन्फिनेटिव। उपयुक्त टेबल 6 में वॉकिंग वही सब बता रहे हैं जो हमने बताया आपको। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, नहीं अभी टेबल जो है 7 यहाँ पे बाकी है। अब यहाँ पे आपको फिर ये जिरंड के बारे में समझा रहे हैं। जिरंड वर्ब प्लस आईएनजी अगर कर देंगे तो जिरंड हो जाएगा। सिंगिंग प्लीजेज मी, जो गाना है वो मुझे प्लीज मतलब मुझे खुश करता है, प्लीजेज मी। वेटिंग टायर्स मी, जो वेटिंग होती है, जो किसी का इंतजार होता है, वो मुझे बहुत दुख दे, टायर्स मी बहुत थका देता है, थका महसूस करवाता है। कभी कभी आप भी बैठे होंगे, कभी वेट करिए किसी का तो बहुत थक जाते हैं। वर्किंग कीप्स अस हेल्दी, जो काम करते रहना होता है वो होता है हेल्दी। आप बैठ जाएं चुपचाप पढ़िए ही मत तो भी आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आपका दिमाग कहीं पे चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे होना चाहिए। इस तरीके से आप अगर घर का काम कर रहे हैं तो भी आपको जरूरी है। अगर आप बैठे रहेंगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम, तो वो हेल्दी है, लेकिन वो वीडियो बनाना एक टाइम पे हेल्दी है कि आपको मैं बता रहा हूँ, उसका एक एम है। अगर हम ये ना करें तो हेल्दी नहीं रह सकते हैं। हेल्दी रहेंगे जब हमारे हाथ पैर चलेंगे, हम जो बोल रहे हैं या कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन एक जगह हम सोते रहें तो वो हेल्दी नहीं। सोना भी हेल्दी है, लेकिन वो सिर्फ 6-7 घंटे, बहुत ज्यादा 8 घंटे हो जाता है, लेकिन 8 घंटे होता है सही जो नींद लेना, वो भी जरूरी है उसी तरीके से। लेकिन एक पड़े रहना सिर्फ वो गलत है, मोबाइल चलाते रहना सिर्फ। भाई ये लेक्चर फर्जी का हो गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ना। स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान जो है वो हार्मफुल है। सेविंग पेज, जो सेव आप करते हैं वो हमेशा आपको पे करता है। पे मतलब आपको दोबारा जब
जरूरत पड़ती है वो हमेशा आपको देता है जब आप सेव करते हैं कोई चीज। सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त जिरंड के कुछ अन्य उदाहरण हैं, मतलब इन्होंने उदाहरण और दे दिए जिससे आपको और समझ में आ जाए, बस ये बताना चाह रहे हैं। तो ये जिरंड हो गया। सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त इन्फिनेटिव के कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए। अब इन्फिनेटिव के उदाहरण ये दे रहे हैं। टेबल नंबर 2, वर्क हार्ड शुड बी अवर एम। कह रहे हैं जो वर्क हार्ड है, जो मेहनत करना है, वो हमारा एम होना चाहिए। तो ये हो गया टू लग गया, तो टू लग गया तो ये हो गया इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो गया। बाकी तो प्रेडिकेट इतनी देर से वो बताया ही जा रहा, वो लिखा भी है। टू वर्क हार्ड इज टू वर्शिप। जो काम होता है वो कर्म ही पूजा है। टू वर्क इज टू वर्शिप। टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज यूजफुल। भविष्य के लिए किसी चीज को सेव करना हमेशा यूजफुल होता है। टू फ्री इंडिया वाज अवर मोटो। जो इंडिया को आजाद करना हमारा एम था, ये कह सकते हैं आप। टू पे द टैक्सेस इज अवर ड्यूटी। टू सर्व द पुअर इज टू सर्व गॉड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि गरीब की मदद करना या गरीब की सेवा करना भगवान की सेवा करने जैसा ही है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हैं इट और देयर के। इट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है। ऐसी दशा में इट का प्रयोग इम्पर्सनल या न्यूट्रल होता है और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह होता है। टेबल नंबर 9 में देखिए तो वो हम देखते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो इट होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। वो सेंटेंस अच्छा बनाने के लिए वो न्यूट्रल होता है, ना वो किसी चीज की मान लो बुराई करना ना अच्छाई करना, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो सिर्फ यूज किया जाता है शुरुआत में। तो यहाँ पे है इट इज वेरी प्लीजेंट टुडे। आज बहुत अच्छा मौसम है या खुशनुमा मौसम है। इट इज हॉट टुडे। आज बहुत गर्म है। इट इज संडे। इट इज संडे। इट इज संडे टुडे नहीं कह रहा यहाँ पे, तो संडे संडे है मतलब इतवार है, ये नहीं कह सकते हैं। इट विल सून बी डे। इट विल सून बी, दिन हो जाएगा, जल्दी दिन हो जाएगा। रात हुई होगी तो दिन हो जाएगा। इट इज 200 माइल फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर। 200 किलोमीटर है, 200 माइल्स है इलाहाबाद टू कानपुर, किलोमीटर नहीं कह सकते हैं। देयर आर 20 स्टूडेंट इन माई क्लास। तो देयर यहाँ पे शुरुआत में आ गया, इंट्रोडक्टरी हो गया ये एडवर्ब, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इट इज 200 माइल फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर। कानपुर इलाहाबाद टू कानपुर के बीच में जो है दूरी है वो 200 माइल्स की है। देयर आर 20 स्टूडेंट इन माई क्लास। मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट हैं, 20 विद्यार्थी हैं। देयर वॉज अ कैट ऑन द टेबल। जो कैट है वो टेबल पर है। देयर इज अ गर्ल अंडर अ ट्री। अंडर द ट्री, एक लड़की पेड़ के नीचे है। देयर इज अ कार कमिंग। एक कार आ रही है। देयर लिव्ड अ वुमेन इन अ विलेज। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज आने वाली। इट के कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश। ये कह रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ाना काफी डिफिकल्ट है, कठिन है, काफी कठिन। इट इज ट्रू दैट ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ये सही है कि वो हमेशा सच बोलता है। तो इट क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल है। इट इज गुड, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। इट इज गुड बीइंग अ स्टूडेंट। स्टूडेंट होना एक अच्छी बात है, फर्जी में टहलना एक अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दे दिए हैं। मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है। नश्वर का मतलब कभी ना, मतलब नश्वर का मतलब जो मर जाता है। सब्जेक्ट मैन हेड है। मैन जो है, मैन इसमें वो हेड वर्ड है। और यहाँ पे देखिए अ ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर। एक खूबसूरत लड़की वहां है। तो डिटरमाइनर यहाँ पे क्या होगा, ए एडजेक्टिव ब्यूटीफुल हो गया। और ये अगर देखा जाए तो ये डिटरमाइनर, ये एडजेक्टिव, ये क्वालिफायर ब्यूटीफुल, और हेड वर्ड क्या है, ये गर्ल है। अब नेक्स्ट पेज पे
हमें इन्होंने यहाँ पे दिया है कि उसको पीछे लिखा हुआ था कि इस पे छांटिए, आप पिक आउट करिए, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्वालिफायर, डिटरमाइनर ये सब हमें पिक करना है, मतलब छांटना है। तो ये एक्सरसाइज है, तो इसको आप लोग करिएगा। अ टॉल बॉय रन्स, एक लंबा बच्चा दौड़ता है, लंबा लड़का दौड़ता है। तो आ यहाँ पे क्या हो गया, क्वालिफायर, और टॉल क्या हो गया, वो क्या हो गया, टॉल क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसी का गुण या दोष बता रहा है। और ये क्या है, सॉरी यहाँ पे आ क्या है, डिटरमाइनर, आ डिटरमाइनर, और टॉल क्या है, क्वालिफायर है, और बॉय क्या है, वो हेडवर्ड है, हेडवर्ड है, और रन्स क्या है, वो आपका प्रेडिकेट है। अ काइंड मैन वेप्ट, एक दयालु आदमी रोया, दयालु आदमी रोया। तो एक ए जो है यहाँ पे आपका हो गया डिटरमाइनर, काइंड क्या हो गया आपका क्वालिफायर, ठीक है। मैन आपका हेडवर्ड हो गया, और वेप्ट क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो उसमें जो आपको बता रहा था पीछे, वो आपको इसमें से छांटना है। तो इतने से हैं, अब आपका इसको हम खाली मतलब बता देते हैं, और बाकी आप लोग को करना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। माई यंगर ब्रदर सक्सीडेड, मेरा जो छोटा भाई है वो सक्सीड हो गया, मतलब सक्सेसफुल हो गया या सफल हो गया। द लिटिल गर्ल डांस, छोटी लड़की ने डांस किया। सम नोटोरियस बॉयज वर कॉट, सम नोटोरियस बॉयज वर कॉट, कुछ शरारती बच्चे पकड़े गए थे, बच्चे सॉरी लड़के। द ब्लैक क्रो फ्लू, काला कौवा उड़ गया। सम डिसऑनेस्ट पर्सन स्टोल द पर्स, एक जो है जो ईमानदार नहीं था, डिसऑनेस्ट का यही कह सकते हैं, एक बेईमान आदमी या पर्सन, उसने पर्स चुराई। पर्सन में कुछ लड़की या लड़का कुछ भी आ जाता है। सम ओल्ड लेडीज वेंट टू द टेम्पल, कुछ बूढ़ी औरतें मंदिर गईं। अ स्ट्रॉन्ग रेसलर वॉज डिफीटेड, स्ट्रॉन्ग रेसलर जो है वो डिफीट हो गया, मतलब हार गया। रेसलर का मतलब जो लड़ाई करते हैं, रेसलिंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एक्सरसाइज दी गई हैं, वो आपको करना है। मेरी एक्सरसाइज कॉपी मत करिएगा, ये मैंने की थी, कभी वो सही हो या नहीं हो मैंने नहीं देखा इतना ज्यादा उनको, आप लोग को करना है। बाकी अगर नहीं समझ में आए तो हमसे पूछना है, हम उसका जो है कमेंट में आपको जवाब दे देंगे। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज पूरी करना है। फिर प्रेडिकेट के बारे में हम बताते हैं, आप लोग को प्रेडिकेट समझ में आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये बताएं कि आपको पिछला वाला वीडियो ज्यादा समझ में आ रहा था या ये वीडियो अच्छा लग रहा है। जो आपको बढ़िया लगे उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। और अब प्रेडिकेट मैं कल या परसों तक आपको इस पे भेज दूंगा, आपको वीडियो बना करके एक भेज दूंगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। रीऑर्डरिंग चैप्टर जो है अगली वीडियो में खत्म हो जाएगा एकदम। तो आपका रीऑर्डरिंग जो है तैयार हो जाएगा, आपके नंबर तैयार हो जाएंगे यूपी बोर्ड के लिए, और जरूर आते हैं रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबा के रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।